हेलो स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बारे में पढ़ा कि कैसे थॉमसन ने कैथोड रेज की डिस्कवरी की और कैसे उसने इलेक्ट्रॉन के बारे में पता लगाया। और इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बाद साइंटिस्ट ने सोचना शुरू किया कि एटम एज ए होल तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, जबकि उसमें एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल खोजा गया। तो उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि जरूर इसके अंदर कोई पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल भी होना चाहिए, तभी तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो पाएगा। तो ये आइडिया लेके एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम था गोल्डस्टीन। गोल्डस्टीन वाज वन ऑफ द साइंटिस्ट। ही केम एंड उसने दोबारा से वही एक्सपेरिमेंट सेटअप किया। पिछला एक्सपेरिमेंट जो थॉमसन ने किया था वही, हार्ड ग्लास ट्यूब ले ली, उसमें 2 इलेक्ट्रोड ले लिए, एक का नाम कैथोड एक का नाम एनोड। ये एनोड है और ये कैथोड है। उसने थोड़ा सा उसमें चेंज कर दिया और उसने कैथोड कैसे ले लिया, परफोरेटेड ले लिया, छिद्रयुक्त कैथोड ले लिया। ही टुक द परफोरेटेड कैथोड, क्योंकि उसको पता था कि इसके पीछे कुछ किरणें और भी होनी चाहिए। ही टुक द परफोरेटेड कैथोड, छिद्रयुक्त कैथोड ले लिया। एंड दिस इज द साइड ट्यूब। ये एक साइड ट्यूब है जो वैक्यूम पंप से जुड़ी हुई है। इसमें से हवा निकाली जा सकती है ताकि इसका प्रेशर कैसा किया जा सके, लो। उसने एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया। ही अप्लाइड लो प्रेशर, उसने हवा निकाल के प्रेशर कैसा कर दिया, लो। ही अप्लाइड हाई वोल्टेज, उसने बहुत हाई वोल्टेज अप्लाई की और उसने ये पाया कि जो है कैथोड के पीछे का एरिया भी अब ग्लो पैदा कर रहा था। तो उसने अंदाजा लगाया कि ये जो एरिया ग्लो कर रहा है ये किस कारण कर रहा है, इट माइट बी ग्लोइंग ड्यू टू सम रेडिएशंस कमिंग फ्रॉम द एनोड। उसने सोचा कि एनोड से कुछ किरणें आ रही होंगी, उसके कारण से ये एरिया ग्लो कर रहा है। तो इस तरह से उसने एक नई रेडिएशंस की खोज कर ली, जिनको क्या कहते हैं, एनोड रेज। एनोड रेज। तो गोल्डस्टीन डिस्कवर्ड द एनोड रेज, ये याद रखना आपने। थॉमसन डिस्कवर्ड द कैथोड रेज, गोल्डस्टीन डिस्कवर्ड द एनोड रेज। एनोड रेज के कुछ गुण होते हैं, जैसे उनके गुण थे वैसे इनके भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। बाकी सभी कैरेक्टरिस्टिक्स तो तकरीबन सेम ही है, थोड़ा सा 1-2 मेजर डिफरेंस है, उस पर आप ध्यान देंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनोड रेज। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनोड रेज। एनोड रेज के क्या गुण हैं, एनोड रेज के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि these are coming from the anode, these rays are coming from anode, these rays are coming from anode, anode से आ रही हैं ये, coming from anode। मैं एक और चीज़ इसमें आपको ऐड कर देता हूँ, लिखूंगा नहीं मैं, कि अगर हम इसके अंदर कोई व्हील रख दें, पंखा हल्का सा रख दें, तो वो पंखा घूमने लग जाता है। अगर कोई इसके अंदर हैवी मेटल ऑब्जेक्ट रख दें तो वो गर्म हो जाता है, टक्कर मार के गर्म हो जाता है, किरणें टक्कर मारती हैं। तो इन चीज़ों से ये सिद्ध होता है कि ये मटेरियल ऑब्जेक्ट्स हैं। तो दीज एनोड रेज आर मटेरियल ऑब्जेक्ट्स। जैसे कैथोड रेज मटेरियल ऑब्जेक्ट्स थी, वैसे ही एनोड रेज आर आल्सो द मटेरियल ऑब्जेक्ट्स। मटेरियल ऑब्जेक्ट्स हैं ये, ठीक है। नंबर 3, जब इसके आसपास हम चार्ज लगाते हैं, चार्ज प्लेट्स लगाते हैं, तो ये किस साइड मुड़ जाती हैं, नेगेटिव प्लेट की तरफ मुड़ जाती हैं। तो हम कह सकते हैं कि दीज आर पॉजिटिवली चार्ज, दीज रेज और दीज पार्टिकल्स, पार्टिकल्स भी कह सकते हैं क्योंकि सिद्ध हो चुका है कि मटेरियल ऑब्जेक्ट्स हैं। दीज पार्टिकल्स, पार्टिकल्स से ही रेज बनती हैं बच्चों, जब पार्टिकल्स मूव करते हैं तो उससे रेज बनती हैं। आर मटेरियल ऑब्जेक्ट्स, मटेरियल ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। ही डिटरमाइंड द मास एंड E/m, उसने मास पता लगाया और E/m पता लगाया, और उसने ये पाया कि मास, E/m और चार्ज हर एक के केस में अलग अलग होता है, हर एक के केस में अलग अलग होता है। अगर आप मटेरियल चेंज कर दें तो मास भी बदल जाता है, E/m भी बदल जाता है, चार्ज भी बदल जाता है। तो इससे क्या सिद्ध होता है, लेकिन वो एक दूसरे के मल्टीपल में रहते हैं। इससे क्या सिद्ध होता है कि ये जो पॉजिटिव कण है ये किसी में कम होते हैं, किसी में ज़्यादा होते हैं, मल्टीपल में होता है। इससे क्या सिद्ध होता है, किसी में जैसे 1 कण है, किसी में 2 कण है, किसी में 3 कण है, ठीक है। तो चार्ज बाय मास, शॉर्ट में लिख देते हैं E/m एंड m वर डिफरेंट
वर डिफरेंट इन एवरी केस, इन एवरी केस, हर एक केस में ये डिफरेंट थे। ठीक है, ये एक इसमें इंपॉर्टेंट बात है कि ये ओरिजिनेट कैसे हुई, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ये आई कहाँ से, कैसे पैदा होती हैं ये एनोड रेज? जब कैथोड से इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, कैथोड रेज क्या होती हैं? फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। जब कैथोड से इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं तो कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि हाउ द व्हाट वाज द ओरिजिन ऑफ एनोड रेज। तो इसके अंदर एटम है, गैस के एटम पड़े हुए हैं, तो दे स्ट्राइक द गैस एटम्स। ये जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं ना, ये गैस एटम्स के साथ टक्कर मारेंगे और उस गैस के एटम में से एक दो इलेक्ट्रॉन को निकाल देंगे बाहर, नॉकआउट कर देंगे। और जो वो गैस का एटम बचेगा ना, उसके ऊपर चार्ज पैदा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल गया तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज पैदा हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज पैदा हो जाएगा। और वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल किस साइड चलना शुरू कर देगा? नेगेटिव चार्ज की तरफ चलना शुरू कर देगा। एनोड से आ रही है किरणें, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहे हैं? एनोड से आ रहे हैं। कैथोड रेज, कैथोड से आ रहे हैं, तो कैथोड रेज, हाँ ठीक है, एनोड के पीछे मिलेंगी ये। कैथोड से किरणें आ रही हैं, कैथोड रेज, और एनोड से जो आ रही है वो एनोड रेज। इसमें परफोरेटेड एनोड लेना है बच्चों, ये आपने ध्यान रखना है। ये परफोरेटेड एनोड लेंगे हम, परफोरेटेड एनोड। कैथोड से जो किरणें आ रही हैं वो कैथोड रेज, नो ठीक है जी, परफोरेटेड कैथोड ही लेंगे। कैथोड से जो किरणें आ रही हैं वो कैथोड रेज, और जो एनोड से आ रही हैं वो एनोड रेज, परफोरेटेड कैथोड। तो कैथोड इज नेगेटिवली चार्ज, पॉजिटिव चार्ज पैदा हो गया तो दी स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड्स द कैथोड, कैथोड की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देता है, एंड दिस इज कॉल्ड एज एनोड रेज। तो एनोड रेज क्या होती हैं? दीज आर द पॉजिटिवली चार्ज्ड एटम्स, दीज आर द पॉजिटिवली चार्ज्ड एटम्स फ्रॉम विच वन और मोर इलेक्ट्रॉन इज नॉक्ड आउट, जिसमें से एक या दो इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर दिया गया है। उस पॉजिटिवली चार्ज एटम को क्या बोलते हैं? एनोड रेज। तो चार्ज ई बाय एम एंड एम वर डिफरेंट इन एवरी केस। ठीक है, ये हर एक केस में डिफरेंट है। पता लगाया गया तो क्या पाया गया? दीज वर पॉजिटिवली चार्ज, ये लिख दिया क्या? लिखा नहीं, दीज वर पॉजिटिवली चार्ज, इनका चार्ज पता लगाया गया तो ये पॉजिटिव चार्ज पाई गई। इनका मास भी पता लगा लिया गया, देयर मास वाज आल्सो डिटरमाइंड, मास वाज डिटरमाइंड। जैसे पिछले केस में हमने पहले क्या निकाला था? ई बाय एम, और फिर क्या निकाला था? मास। वैसे इसका मास डिटरमाइन कर लिया गया, मास वाज डिटरमाइंड। 10 प्रोटॉन वाज डिस्कवर्ड, इस तरह से प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई थी। प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की थी? गोल्डस्टीन ने। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हो गया, प्रोटॉन डिस्कवर हो गया, उसके बाद एक नया पार्टिकल डिस्कवर हुआ 1932 में, जिसका नाम क्या रखा गया? न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कैसा होता है? नेगेटिव। प्रोटॉन के ऊपर चार्ज कैसा होता है? पॉजिटिव। और एक न्यूट्रल पार्टिकल डिस्कवर हुआ। आज के टाइम में तो बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स डिस्कवर कर लिए गए हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, लेकिन हमारे सिलेबस में 3 ही हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन? थॉमसन। हु डिस्कवर्ड प्रोटॉन? गोल्डस्टीन। हु डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन? चैडविक। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय चैडविक। याद रखना है, कंपटीशन में पूछ लेते हैं। चैडविक वाज वन ऑफ द साइंटिस्ट। ही टुक बेरिलियम शीट, उसने बेरिलियम की शीट ले ली और बेरिलियम की शीट के ऊपर बम्बार्डमेंट किससे कर दी? हीलियम पार्टिकल से। एक लाइन लिख देते हैं, ही टुक बेरिलियम शीट, ही टुक बेरिलियम शीट्स, थिन शीट्स ऑफ बेरिलियम, बहुत पतली शीट्स ले ली, एंड bombarded it with alpha particles. Alpha particles, what are alpha particles? These are the fast moving helium nuclei, helium nuclei को बोलते हैं alpha particles. These are heavy particles, alpha particles. एंड बेरिलियम की शीट के ऊपर जब अल्फा पार्टिकल्स से बम्बार्डमेंट करेंगे, बौछार करेंगे, तो ही ऑब्जर्व द हाईली पेनिट्रेटिंग रेज, ही ऑब्जर्व्ड हाईली पेनिट्रेटिंग रेज, हाईली पेनिट्रेटिंग रेज
भेदन क्षमता ज़्यादा है, ऐसी किरणें मिली जिनकी भेदन क्षमता ज़्यादा है, किसी भी मटेरियल में से बहुत तेज़ी से निकल जाती हैं। देखो इलेक्ट्रॉन किसी भी चीज़ में से तेज़ी से नहीं निकल सकते क्योंकि वो चार्ज हैं। जब चार्ज अंदर जाएंगे तो अंदर एटम्स हैं, उसके अंदर चार्ज है, वो रिपेल करेगा उसको। प्रोटॉन भी तेज़ी से नहीं जा सकते क्योंकि वो एक तो हैवी है, एक चार्ज है। जबकि न्यूट्रॉन जो है इनकी पेनिट्रेशन पावर कैसी होती है, ज़्यादा, क्योंकि दे आर नाइदर पॉजिटिवली चार्ज नॉर नेगेटिवली चार्ज, दे आर नॉट हैविंग एनी चार्ज। हाईली पेनिट्रेटिंग रेज हैविंग नो चार्ज, हैविंग नो चार्ज, कोई चार्ज नहीं होता इनके ऊपर, एंड मास इक्वल टू द मास ऑफ द प्रोटॉन, एंड मास इक्वल टू द मास ऑफ द प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, मास प्रोटॉन के मास के बराबर होता है, चार्ज उनके ऊपर कोई होता नहीं है। देयरफॉर दीज वर नेम्ड एज न्यूट्रॉन्स, इसलिए उनका नाम क्या रख दिया गया, न्यूट्रॉन। दीज वर नेम्ड एज न्यूट्रॉन। तो इस तरह से 3 पार्टिकल्स की डिस्कवरी हुई। इलेक्ट्रॉन डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन, प्रोटॉन डिस्कवर्ड बाय गोल्डस्टीन, एंड न्यूट्रॉन डिस्कवर्ड बाय चैडविक। अब साइंटिस्ट ने कोशिशें स्टार्ट कर दी। ये आपको बताया था मैंने, इट वाज डिस्कवर्ड इन 1932 में डिस्कवरी हुई है इसकी। 3 पार्टिकल्स हो गए, सब एटॉमिक पार्टिकल्स 3 हो गए। साइंटिस्ट के दिमाग में ये आया कि ये कैसे जचे हुए हैं, एटम के अंदर कौन न्यूक्लियस के अंदर है, कौन न्यूक्लियस के बाहर है, किस तरह से अरेंज्ड है। तो उसके लिए साइंटिस्ट ने डिफरेंट मॉडल्स दिए। एक एक मॉडल पढ़ेंगे हम, पहले थॉमसन का मॉडल पढ़ेंगे, फिर रदरफोर्ड का मॉडल पढ़ेंगे, फिर बोहर का मॉडल पढ़ेंगे। हर एक मॉडल की खास बातें और उनकी रिजेक्शन के कारण पढ़ेंगे, और इस तरह से धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे हम धीरे धीरे। तो सबसे पहले आज हम थॉमसन का मॉडल पढ़ लेते हैं। उसका नाम है थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल। डिफरेंट मॉडल्स वर गिवन इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द स्ट्रक्चर पता लगाने के लिए एटम की कि किस तरह से ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स अरेंज्ड हैं। डिफरेंट मॉडल्स वर गिवन। तो फर्स्ट मॉडल वाज थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल। हिंदी में तरबूज बीज मॉडल भी कहते हैं इसको, ज़्यादा रिजेंबल तरबूज बीज से करता है, वैसे प्लम पुडिंग मॉडल है। जे थॉमसन, इट वाज गिवन बाय जे थॉमसन। जे थॉमसन को अपने काम के लिए नोबेल प्राइज भी मिला था। जे थॉमसन इन 1898 में उसने ये मॉडल दिया। He told that atom is hard sphere। उसने बताया कि एटम जो ना हार्ड स्फीयर है, हार्ड स्फेरिकल पार्टिकल है, ठीक है ना। और पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। वो कहता है कि पॉजिटिव चार्ज है ना पूरे में बिखरा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज पूरे में बिखरा हुआ है। बिल्कुल वैसे ही जैसे तरबूज होता है ना, तरबूज के अंदर लाल गुद्दा होता है, वो पूरे में बिखरा होता है, पूरे में होता है लाल गुद्दा। इसी तरह से पूरे में जो पॉजिटिव चार्ज बिखरा हुआ है। और जैसे तरबूज के अंदर बीज होते हैं, वैसे ही इसके अंदर बीज होते हैं, वैसे इसके अंदर नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स बीच में धसे हुए होते हैं। नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट। दिस इज द थॉमसन्स प्लम पुडिंग मॉडल, ठीक है। लेकिन ये कुछ बातों को सेटिस्फाई नहीं कर पाया। बाद में साइंटिस्ट आए, उन्होंने कहा कि ये मॉडल आपका इस बात को एक्सप्लेन नहीं करता, इस बात को स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं करता, इसलिए बाद में रिजेक्ट हो गया था। चलो पहला मॉडल तो दिया, मॉडल की स्टार्टिंग हुई से मैं लिख देता हूँ थोड़ा सा। एटम इज ए सफियर, एक सफियर है, सफेरिकल पार्टिकल है, सफियर है, एटम इज सफियर इन विच पॉजिटिव चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, इन विच पॉजिटिव चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। एटम एक हार्ड सफियर है जिसमें पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, बिखरा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली बिखरा हुआ है, जस्ट लाइक द प्लम। एंड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट, एंड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स are embedded in it, just like the puddings,
जस्ट लाइक द पुडिंग्स। जिस तरह से बीज होते हैं ना तरबूज के अंदर, तरबूज का जो लाल गुद्दा है वो तो पॉजिटिव चार्ज है, और जो बीज हैं वो नेगेटिव चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं। एंड दीज आर स्टेशनरी, उसने कहा कि ये धसे हुए हैं, जस्ट लाइक द पुडिंग्स प्रेजेंट इन प्लम, एंड दीज आर एम्बेडेड इन द प्लम। तरबूज के अंदर धसे हुए हैं और स्टेशनरी हैं, ठीक है ना। लेकिन बाद में एक साइंटिस्ट आया रदरफोर्ड ने कुछ एक्सपेरिमेंट किए, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। उन एक्सपेरिमेंट्स को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया, इसलिए ये मॉडल रिजेक्ट हो गया था। तो अभी तो चलो इतना ही करेंगे हम। नेक्स्ट लेक्चर में रदरफोर्ड से एक्सपेरिमेंट करेंगे। रदरफोर्ड ने क्या एक्सपेरिमेंट किया, उसकी क्या फाइंडिंग्स थी, उसने कैसे इसको रिजेक्ट किया, ये सब पढ़ेंगे। थैंक यू।